नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे, बाल मनोविज्ञान पेडागोजी की बात करेंगे। ये टॉप 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 5 से अधिक आपके अंक पक्का कर देंगे। तो चलिए सभी लोग यहाँ पे क्लास को, ये 50 प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रहे हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। चलिए तो देर न करते ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न, 6 सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो 6 सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, कर्ट लेविन विद्वान ने दिया था। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी क्या होता है दोस्तों? गेस्टाल्टवादी जो होता है वह जर्मन के विद्वानों का एक समूह है, जिनमें आपके कोहलर आते हैं, कोफा आते हैं, वर्दीमर, ये तीनों शामिल हैं। तो जर्मनी के विद्वानों कोहलर, कोफा, वर्दीमर ये गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। कभी कभी पूछा भी जाता है गेस्टाल्टवादी हैं इनमें से, ठीक है। बिने साइमन, कोहलर, कोफा, थांडाइक, कोहलर, कोफा, वर्दीमर, वाटसन, ऐसे ग्रुप दिए जाएंगे। तो गेस्टाल्टवादी कोहलर, कोफा और आपके वर्दीमर हो जाएंगे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। साथ ही साथ दोस्तों, 6 सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो 6 सिद्धांत को संज्ञानात्मक छेद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो 6 सिद्धांत के ये 3 नाम है, संज्ञानात्मक, स्थान मनोविज्ञान और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला, कर्ट लेविन के 6 सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? कर्ट लेविन के 6 सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ होता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र भी होता है और स्वास्थ्य का क्षेत्र होता है। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, कर्ट लेविन का 6 सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का श्रेणीकरण सिद्धांत की अगर बात करते हैं, रॉबर्ट गेने ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। अगला प्रश्न आता है कि रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रदाय से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने आपके एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गेने थे, संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला था, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है, जिसका क्रमिक रूप हम बताने वाले हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, जिसे हम एसआर अधिगम भी कहते हैं। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। इसके बाद आता है शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, और अगले आपके सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो पहला यहाँ पे संकेत अधिगम है और अंतिम आपका 8वां है समस्या समाधान अधिगम। आपने समस्या समाधान अधिगम के बारे में प्रश्न टीटी एग्जाम में अवश्य पढ़ा होगा। तो रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है, और 8 भागों भी आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? तो अधिगम का सबसे निम्न स्तर हमने क्या पहला था? पहला यहाँ पे क्या दिया था? तो अधिगम का सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम होता है, और सबसे उच्च होता है समस्या समाधान अधिगम, इसलिए हमने दोनों को अंडरलाइन किया था। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर क्या होता है? संकेत अधिगम होता है। और इसी पर एक प्रश्न और बनता है कि रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है?
तो संकेत अधिगम निम्नतर होता है, तो उच्चतम आपका समस्या समाधान अधिगम होता है। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार देखा जाए जो बालक का अधिगम है वह 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, उसके बाद अधिगम पूरा हो जाता है। प्रश्न आ गया कि बालक का अधिगम पूरा हो जाता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेने के अनुसार तो 12 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के उपरांत, क्योंकि 12 वर्ष में बच्चा जो अपनी समस्याओं का समाधान हल करना शुरुआत कर देता है, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद आपका किशोरावस्था पर पहुंच जाता है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था पर। अगला, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का जिक्र होता है, ईपी पावलोव का नाम सर्वोपरि आता है। और ईपी पावलोव का नाम आता है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का जिक्र करते हैं, ईपी पावलोव का नाम आता है। और इसी के साथ साथ मंटेसरी पद्धति हो गई। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में आता है, इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए पावलोव, ये भी प्रश्न आता है, पावलोव जो है किस संप्रदाय के समर्थक थे? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ईपी पावलोव ने दिया, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पावलोव जो है आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। और व्यवहारवादी के जनक कौन है? सभी लोग बताइए। जेबी वाटसन, जेबी वाटसन। अगला जो प्रश्न आपका है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये डमरू पर बंदर का नाचना आपके पावलोव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न आता है, खेत में बिजूका खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो खेत में बिजूका खड़ा कर देना और उस पर पक्षी देखकर भागते हैं, यह भी आपके शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी के साथ ही सुल्तान नाम की चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी यानी बंदर की बात करते हैं, बंदर पर किसने प्रयोग किया था? तो सभी लोग जानते हैं, कोयलर की बात करेंगे। ये सारे आपके 5 से अधिक नंबर आपके संभावित करने वाले ये क्लास है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कोयलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? देखिए पावलोव तो आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे, लेकिन कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे, ये ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न आता है कि चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? सभी कमेंट कीजिए। चूहे पर अपना प्रयोग जिस मनोवैज्ञानिक ने किया था वो आपके स्किनर वैज्ञानिक है। कबूतर, चूहा की अगर बात की जाती है, स्किनर का नाम आता है। और इसके साथ ये भी नाम जुड़ा हुआ होता है, स्किनर जो है किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो आप ये भी जानते हैं, स्किनर, वाटसन हो गए, आपके ईपी पावलोव हो गए, ये व्यवहारवादी थे। पावलोव और स्किनर एक संप्रदाय के समर्थक थे, व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। और अगला प्रश्न आता है कि नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो नए रचनात्मक जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को सीखने पर जो सिद्धांत बल देता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन सही कर लेना है। तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर जो सिद्धांत बल देता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। साथ ही साथ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उस वैज्ञानिक ने दिया जिसने चिंपांजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके कोहलर वैज्ञानिक ने दिया। इसी के साथ ही मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है?
तो मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं उनको उन पर सीखने का सिद्धांत जो उपयोगी होता है वह आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईपी पॉलाव का सिद्धांत कहलाता है। जी हाँ, मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं उन बालकों को सीखने पर आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईपी पॉलाव का सिद्धांत जो है उपयोगी हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, यह प्रश्न आता है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का जिक्र होता है तो ब्रूनर ने दिया था, ये सभी लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, आपके ब्रूनर ने दिया था, नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, सीटेट एग्जाम को क्रैक कीजिए। दोस्तों, मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है आपका। तो मानव विकास सभी लोग जानते हैं, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है कि मानव विकास जो है आपके वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का योगदान का परिणाम होता है। वंशानुक्रम यानी माता पिता जो हमारी चल रही है, और जहाँ हम रह रहे हैं वह वातावरण। तो मानव विकास यानी हमारा विकास, वंशानुक्रम जो चला रही परंपरा, वंशानुक्रम सभी समझते हैं, और वातावरण जहाँ पे हम रह रहे हैं, इन दोनों का योगदान हमारा परिणाम होता है मानव विकास। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए इनमें से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर जो माना जाता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं सोचिए, जब आप स्वयं किसी चीज़ को करते हैं वो अनुभव आपको याद रहता है जीवन पर्यंत, कभी नहीं भूलता है। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे बेहतर होता है स्वयं के द्वारा उनका किया गया अनुभव। नोट कर लीजिएगा। अगला है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखे, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब करके नहीं सीखता है, दूसरे के व्यवहार से केवल सीखता है कि वो कैसे कर रहा है, वो ऐसे करता है उसको ऐसे मिलता है, तो ये कहलाता है सामाजिक अधिगम। जी हाँ, जो व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है बिना प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। मतलब दूसरे के व्यवहार मतलब समाज के द्वारा यह सीख रहा है, सामाजिक अधिगम कहला जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को देखकर सीख रहा है। अगला, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया चेतन के 3 स्तर, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। यह सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह व्यक्त करता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो अधिकांशतः छिपी रहती है। अगला जो प्रश्न आपका है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो जो अवधारणाएं होती हैं उनका विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होती है, सभी कमेंट कीजिए। तो अवधारणाओं का जो विकास होता है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होती है। जी हाँ दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का आपकी हिस्सा होती है। अगला, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वह एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अब मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आपकी कक्षा में कोई बच्चा खड़ा होता है और पूछ लेता है कि सर या मैम ये बताएं कि व्यक्तिगत जो हमारे एक दूसरे में जो विद्यार्थियों में भिन्नता होती है वह किस प्रकार की होती है। तो विकास की दरों में होती है। ठीक है, कोई पहले सीखता है, कोई बाद में सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, तो ये विकास की दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होनी चाहिए। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस टॉपिक से मूल्यांकन से जरूर प्रश्न आता है, सभी लोग जानते हैं। 2-3 प्रश्न आ जाता है टोटल 150 क्वेश्चंस में देखा जाए तो। इसके साथ ही वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोस्की का जिक्र हुआ है तो समाज सबसे अवश्य जुड़ा ऑप्शन होगा। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से जो है सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ठीक है, जब जीन पियाजे जी की बात की जाती है तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन चारों अवस्थाओं के बारे में ये पढ़ लीजिएगा कि इस अवस्था में बच्चा कितना पढ़ पाता है, क्या सीख पाता है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास शैक्षिक महत्व पूछा जाएगा।
जो अन्य सिद्धांत है जीन पियाजे जी के, निर्माण और खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया अर्जन, नैतिक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, तो ये भी चीजें समझते जाना है। अगला, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का रोने का कारण, रीजन क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि वह बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में था, अचानक वो किसी और के गोद में हो जाता है और बच्चे का सबसे प्रिय माँ ही होता है। तो ये कौन सा रोने का कारण है? रीजन है संवेगात्मक दुश्चिंता आपकी हो जाएगी। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों सूक्ष्म गति कौशल का जो हमारा उदाहरण हो जाता है वह हो जाता है लिखना। कई बार पूछा गया प्रश्न है, 4 महत्वपूर्ण कौशल ही होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सूक्ष्म गतिक जो कौशल कहलाया जाता है वह आपका लिखना आता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला, किशोर खाली स्थान किसका अनुभव कर सकते हैं? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, किशोर जो है खाली स्थान किसका अनुभव कर सकते हैं? सभी कमेंट करके बताइए। तो किशोर जो है आपके दुश्चिंता और सरोकार। जी हाँ दोस्तों, किशोर जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न ये। तो नर्सरी कक्षा से अगर शुरुआत करना है बच्चों को पढ़ाना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन पुस्तक मेरा परिवार, माई फैमिली। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका हो जाता है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन आपके वुडवर्थ महोदय जी का है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो कथन हो जाता है आपके वुडवर्थ वैज्ञानिक का हो जाता है। वुड यानी लकड़ी, वर्थ यानी जन्म, लकड़ी का जन्म। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन उत्तेजित दशा, तो लकड़ी के जन्म की बात करते हैं। उत्तेजित के साथ लकड़ी जब जन्म होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, तो भाषा में अर्थ की जब सबसे छोटी जो इकाई होती है वह कहलाती दोस्तों क्या? सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या कहलाती है? स्वनिम। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी कमेंट कीजिए। तो भाषा में अर्थ की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटी इकाई जो होती है वह स्वनिम होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। स्वनिम जो होती है बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता होती है जिसके द्वारा किसी गहरी बात का या कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। कही गई बात और कही जाने वाली, जो हम कह चुके हैं और जो हम कहने वाले हैं, इन दोनों बातों में अंतर स्पष्ट किया जाता है, वह कहलाता है स्वनिम। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा में बोली में समान स्वनों का समूह जिसके विवरण का एक ढांचा होता है उसको स्वनिम कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के 2 शब्दों से मिलकर बना है। सभी लोग जानते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान संबंधी प्रश्न का उत्तर अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने का, सपना क्रैक करने का, साकार करने का, विशेषकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर बहुत जरूरी है। इसलिए इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिए, पढ़िए और समझिए। अगला दिया गया है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? तो पूर्वग्राही किशोर और किशोरी जो होते हैं वह अपने समस्या के प्रति कठोर होते हैं। जी हाँ, जो उनके पास समस्या होती है, पूर्वग्राही और किशोर किशोरी अपने समस्या के प्रति कठोर होते हैं। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो बालिकाओं की लंबाई देखा जाए सब बालकों की अपेक्षा में बाल्यावस्था में अधिक होती है, लेकिन किशोरावस्था में कम हो जाती है। जी हाँ, लड़कियों की लंबाई बाल्यावस्था में बढ़ती है, 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। 12 के बाद फिर लंबाई घटने लगती है और बालकों की लंबाई बढ़ने लगती है। तो 6 से 12 का जो यह अवस्था है बाल्यावस्था का, इसमें लड़कियों की लंबाई बढ़ती है अकॉर्डिंग टू लड़कों की देखा जाए तो। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था आपकी किशोरावस्था कहलाती है, जो आपके 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कहलाती है। विकास के संबंध में सही कथन क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा।
तो विकास के संबंध में सही कथन यह होता है कि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? तो विकास एक ओर न होकर चारों ओर हो रहा है, मतलब चारों ओर की बात की जा रही है। मतलब किसकी बात की जा रही है? वर्तुलाकार। तो विकास किस प्रकार से होता है? वर्तुलाकार। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? वर्तुलाकार का सिद्धांत बताता है कि विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है। जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है भैया? सभी बताइए। तो जन्म के समय जो है शिशु इसलिए रोता है कि वातावरण के परिवर्तन, क्योंकि जब पेट में होता है तो वातावरण वहाँ अलग होता है, ठीक है। लेकिन जन्म के समय जो शिशु इसलिए रोता है क्योंकि वातावरण अचानक उसे ठंड का माहौल मिलता है, वातावरण अचानक परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि पेट में रहता है तो वातावरण, वहाँ का टेम्परेचर पता ही है, यहाँ की अपेक्षा अधिक ही होता है, ठीक है। गर्म वातावरण में रहता है, लेकिन इसलिए देखते होंगे शिशु कितना भी हो, कितना सुंदर और बढ़िया रहता है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा मिलता है उसको। लेकिन जैसे वो जन्म लेता है, धरती पर आता है, वातावरण का अचानक परिवर्तन होता है और बच्चा रोने लगता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? ये दो होता है। ये ग्रंथि जो है, एक बालिकाएं अपने पिता के प्रति और बालक अपने माता के प्रति, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखती हैं शैशवावस्था में, वह इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो बालिकाएं अगर श्रद्धा रख रही पिता के प्रति तो इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाती है, ठीक है। अगला है, क्लार्क और बीच में नर चिंपांजी के शरीर में क्या होता है? क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या करा था? तो स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। जी हाँ, क्लार्क और बीच ने, दो वैज्ञानिकों ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन का प्रवेश कराया था। प्रश्न आ सकता है कि स्त्री हार्मोन का प्रवेश किसने करवाया था चिंपांजी के शरीर में? नर चिंपांजी के शरीर में क्लार्क और बीच ने करवाया था। बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, कौन सा परिणाम होता है? सभी लोग बताइए, सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, गुणनफल की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बालक का विकास वंशानुक्रम और वह वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। अगला है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना गया है? तो जीवन का जो सबसे कठिन काल है वह आपका किशोरावस्था को माना गया है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है। और बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, बालक के जो है आपके अस्थायी दांतों की संख्या टोटल 20 है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि बालक के स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अस्थायी तो हमने बता दिया 20 होते हैं, लेकिन स्थायी कितने होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना। और मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। आई होप आप सभी ने अच्छे तरीके से समझा। टेलीग्राम से जुड़िए, बाकी सभी क्लासेस चल रहे हैं, सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।